अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब्सक्राइब के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। नाज़रीन, आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और इन्फॉर्मेटिव करने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं, हमेशा की तरह बहुत ही अहम मौजू के साथ। क्योंकि नाज़रीन, हमारी टीम की हमेशा से कोशिश होती है, सच टीवी की हमेशा से कोशिश रही है कि हम उन मौज़ूआत को लेकर आएँ, उन मौज़ूआत के ऊपर डिस्कशन करें जिनकी यकीनन हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि इस वक्त नाज़रीन हम क्या देखते हैं, हमारी ज़िंदगी में काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें फ़ेस करनी पड़ी, काफ़ी उतार चढ़ाव हमारे मुआशरे के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो उन तमाम प्रॉब्लम्स को देखते हुए, उस तमाम उतार चढ़ाव को मद्देनज़र रखते हुए क्यों ना उसको डिस्कस किया जाए और उसके सलूशंस की जानिब बढ़ाया जाए, ताकि हमारी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सलूशन निकलें और ज़िंदगी जो है वो खुशगवार और बेहतरीन हो जाए। और नाज़रीन, आज हम यकीनन उस मौजू को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसकी हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा अहमियत है और उसी की वजह से हम तरक्की याफ्ता हो सकते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे जदीद तालीमी निज़ाम के हवाले से। बड़े अफसोस के साथ नाज़रीन कहना पड़ता है कि इस वक्त यकसा जो निज़ाम तालीम है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा। हमारे निज़ाम तालीम भी हमें डिवाइड होता जो है वो दिखाई देता है कि जो गरीब तबका है उसके लिए कुछ और है, मिडिल के लिए कुछ और है, अमीर जो अपर क्लास जो तबका है उसके लिए निज़ाम तालीम जो है वो कुछ और है। जब बैलेंस नहीं होगा, इत्तेदाल नहीं होगा, यकसा निज़ाम तालीम नहीं होगा, तो किस तरह से नाज़रीन हम ये बात कर सकते हैं कि हमारा मुआशरा तरक्की करेगा, हमारा जो मुल्क है वो तरक्की याफ्ता होगा। तो इसलिए सबसे पहले जो जदीद अलूम की हम बात करते हैं, जदीद निज़ाम तालीम की बात करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम अपने निज़ाम तालीम को यकसा करें, बैलेंस करें, तवाज़ुन उसमें बरकरार रखें। जदीद अलूम की बात करते हैं, मगरबी अलूम को हम बड़ा फ़रोग देते हैं और आज कल की हमारी जो जनरेशन, जो यूथ है, जो नई नस्ल की हम बात करते हैं, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट कहने को उन्होंने अपने जो एक मॉडर्निज़म, एक फ़ैशन उन्होंने बना लिया है। और जो इस्लामी हमारी तालीमात है वो कहीं पीछे होती हमें दिखाई देती, जिसकी वजह से हमारे मुआशरे में काफ़ी बिगाड़, काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम्स और मसाइल जो इस वक्त हमें फ़ेस करनी पड़ी। उसकी वजह यही है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ मॉडर्निज़म की तरफ, जदीद अलूम की तरफ, मगरबी अलूम को फ़रोग देने की कोशिश करें, लेकिन इस्लामी तालीमात को हम कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं, जिस वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स मुआशरे में हैं। उन प्रॉब्लम से किस तरह से निपटा जा सकता है, किस तरह से उसके सलूशंस हम निकाल सकते हैं, ये आज हम अपने पैनल से जानेंगे कि जो इस वक्त मुआशरे में बदअमनी है, बदतमीज़ी जैसी फ़िज़ा और एक अजीब सी इंतशार, एक अजीब सा जो है मुआशरे में हमें दिखाई देता है, जबकि हर इंसान जो है वो पढ़ा लिखा है, आला से आला डिग्री उसके पास मौजूद है, लेकिन फिर भी अदम बर्दाश्त जैसी चीज़ें जो है, बदसलूकी जैसी चीज़ें क्यों सामने आ रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। पैनल हमें ज्वाइन कर चुका है, जल्दी से उनका तारुफ करवाते हैं ताकि इस अहम मौजू पर जल्दी से डिस्कशन का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जी, आप जनरल सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स पीपल्स पार्टी हैं जी, मारिया इकबाल तराना साहब। अस्सलाम वालेकुम मारिया, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जी, आप एजुकेशनिस्ट हैं और एक बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट को आप माशाल्लाह से हेड कर रही हैं, प्रोफेसर डॉक्टर ज़ारा खान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। और स्काइप पे हमें ज्वाइन किया जी, आप भी एजुकेशनिस्ट हैं, प्रोफेसर डॉक्टर रज़ा रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मौजूद मेहमानों का, आपने हमें आज ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव कॉल के जरिए अपनी राय का इजहार करना चाहते हो, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो तो डेफिनेटली लाइव कॉल के जरिए ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो, आज के मौजू के मुतालिक कोई हमारे मेहमानों से बात करना चाहते हो तो लाइव कॉल के जरिए आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। जी मारिया साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। हम हमारे तालीमी निज़ाम की बात कर रहे हैं इस वक्त दौरे हाजिर के अंदर, आप उसको कैसे देख रही हैं? जी, थैंक यू वेरी मच महविश, आपका और आपकी टीम का कि जिन्होंने मुझे आज इस मॉर्निंग शो में मदऊ किया। और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एज़ वेल, बिकॉज जब आप सोसाइटी में काम कर रहे होते हैं, जिस माशरे में आप रह रहे हैं, वहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जब से आपने आंख खोली है उसके बाद आपने बेस्ट ऑफ ईस्ट भी देखा, बेस्ट ऑफ वेस्ट भी देखा, और अब जिस टाइम में रह रहे हैं, क्या वो टाइम इतना मुनासिब है कि आप अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं कि आइंदा आने वाले टाइम में वो इतना कंफर्टेबल फील करेंगे, और क्या उनकी माशी इक़दार जो हैं उनके मुताबिक उनकी तरबियत हो रही है या नहीं। पहले तो आपने जदीद अलूम का और उसका कंपैरिजन किया इस्लामिक एजुकेशन के साथ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैं समझती हूँ, जब आप एक दुनिया देखते हैं, दुनिया देखने के बाद आप इस चीज़ पर आते हैं कि ठीक है, हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ज़रूर है, इस्लाम एक मज़हब है और उसको प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए उसके मुताबिक, जैसे उसमें बताया गया है, चोरी नहीं होनी चाहिए,
जो आपके इंसाफ है वो सही तरह से होना चाहिए. लोगों को इंसाफ के अलावा पूरी एक इस सोशल वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक तमाम बेवाओं यतीमों का ख्याल रखा जाए, गरीबों की मदद की जाए. वो जाहिर है हम उसको अनफॉर्चुनेटली सोशल वेलफेयर स्टेट तो नहीं बना सके हैं जिसमें हमारे रवैये बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं. और वो रवैये कहाँ से आए हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम तारीख को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें. इस पे आगे चल के भी हम हमारे जगह बात करेंगे कि डेफिनेटली तालीम जो है वो हमें एहसास सिखाता है, एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके सिखाता है. जी प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाहिरा खान साहब, आपसे भी जानना हम चाहेंगे कि हमारे इस वक्त निज़ाम तालीम को दौर हाज़िर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप किस तरह से देख रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सच अ वार्म वेलकम आपकी टीम के लिए. एंड सेकंड ऑफ ऑल दिस टॉपिक इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से. मेरा तो माई सेल्फ इट हैज़ बीन 10 years इन दिस प्रोफेशन, सो मेरा तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर इस चीज़ में है और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट भी है इसलिए क्योंकि for the whole country and for the people without the education as well as the behaviors, both equally they are important. Exactly. अगर आप दोनों चीज़ों का बैलेंस लेके नहीं चलोगे, अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन उनकी ग्रूमिंग भी नहीं होगी, तो डेफिनेटली फिर वहाँ पे हमारे पास डिफरेंसेस सोसाइटी में आते हैं. अगर हम लोग हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री में देयर हैव बीन मल्टीपल रिसर्चर्स एंड स्कॉलर्स एंड ऑल, सो उस सब के अंदर डेफिनेटली दोनों चीज़ें बैलेंस होके चली हैं, तभी हमारे हिस्ट्री में एक अलग लोग पहुँचे, एक मकाम तक पहुँचे हुए हैं. बिल्कुल ऐसे. और अभी तक जहाँ तक है, अब हम लोग एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ में है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, प्लस कोरोना आया उसने काफ़ी हमारे जो तौर तरीके वो चेंज कर दी. बिल्कुल. सो और फिर ऊपर इसके जो क्लासेस होती हैं जो इलीट हैं वो उनको बेनिफिट होता जाता है और जो बेचारे नीचे वाले तबके हैं वो दबते जाते हैं. सो यहाँ पे जो है ना आपका बड़ी डिस्क्रिपेंसी है. सो इन चीज़ों को बैलेंस करना, स्ट्रीमलाइन करना, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. इसके लिए ये है कि अगर अपने आप निज़ाम से ही करें थोड़े एजुकेशन के, ताकि उनको प्रैक्टिस भी हम उतनी कर सकें और फिर एवेलुएट भी बाद में कर सकें कि उसका हमें फ़ायदा कितना हो. एग्जैक्टली. निज़ाम तालीम को भी डेफिनेटली नाज़रीन बेहतर करने की ज़रूरत है और इसमें हम सब की ज़िम्मेदारी और ख़ासकर जो पॉलिसी मेकर्स है उनकी बहुत अहम ज़िम्मेदारी आती है. इस पर भी आगे चल के हम बात करेंगे. जी प्रोफेसर डॉक्टर रिज़ा रहमान साहब, आपसे जानना चाहेंगे हमारे आज के जो मौजू है यानी कि दौर हाज़िर असर हाज़िर के तकाज़ों को और हमारे तालीमी निज़ाम को आप किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मरियम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. सच न्यूज़. और अच्छा, इसमें मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि देखिए हम तकरीबन अगर प्राइमरी स्कूल देखें, एलिमेंट्री स्कूल देखें या हाई स्कूल देखें, तो इसमें हम 3 करोड़ बच्चों को पढ़ाते हैं. और 3 करोड़ बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, हमें इस पे गौर करना चाहिए, क्योंकि जो बेस से पढ़ाया जाएगा वही आगे बच्चे कॉलेज लाइफ में या यूनिवर्सिटी लाइफ में जाके उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकेंगे. तो जो करिकुलम अभी तक बना हुआ है वो तो रोट लर्निंग के ऊपर, मेमोराइजेशन के ऊपर, रट्टा लगाने के ऊपर बना हुआ है. और ये इतना बड़ा नासूर है हमारे माशरे का कि हम अपने बच्चों के जहन को महदूद करते जा रहे हैं, सोच को महदूद करते जा रहे हैं, नज़र को महदूद करते जा रहे हैं और हम उनको हर चीज़ महदूद, लिमिटेड देते जा रहे हैं. देखिए, मैं एक कमरे में बैठा हुआ हूँ तो मेरी नज़र सिर्फ इस कमरे की चंद चीज़ों के ऊपर पड़ेगी, लेकिन अगर मैं यही बाहर निकल जाऊँगा और खुली फिजा में चला जाऊंगा तो मेरी नज़र बहुत वसी हो जाएगी और मुझे दूर तक नजर आना शुरू हो जाएगा. तो हमने अपने बच्चों को महदूद नज़रिया दे दिया है, महदूद सोच दे दी है. जो सिस्टम हमें अंग्रेज दे के गया था 1858 में, वो हमारे माइंड को जजमेंट करने के बाद उसको सिर्फ 32% या 33% के करीब काम करने के काबिल छोड़ के गया था. और आज अगर आप देखें तो हम तकरीबन अपने जहन का अंग्रेज की निस्बत सिर्फ 32-33% ही काम कर पाते हैं. कोई चीज़ हमारे एंड पे कह लीजिए कि हम कहीं पे भी अपने आप को ये नहीं कह सकते कि ये कारनामा मुसलमानों ने अंजाम दिया, ये कारनामा पाकिस्तानियों ने अंजाम दिया. जितने कारनामे हैं वो अंग्रेज कर रहे हैं, अमेरिकन कर रहे हैं, यूरोपियन कर रहे हैं, दूसरे ममालिक कर रहे हैं, क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम और हमारा एजुकेशन सिस्टम का बहुत फर्क है. और हमें जो एजुकेशन सिस्टम अडॉप्ट किया हमने या हमें विरासत में 1858 में मिला, वो एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम था जो नौकर प्रोड्यूस करता है, जो गुलाम बनाता है. हम एक गुलाम कौम है. हमारे यहाँ पे जो हमारा एक बटेरा है एक इलाके का, उसने अपना वो उसी सिस्टम को फॉलो किया हुआ है. और गुलाम के बच्चे को ना वो पढ़ने देता है, ना वो चाहता है गुलाम का बच्चा आगे आए और आके मेरे बच्चे के बराबर खड़ा हो. और ना ही हमारा एजुकेशन सिस्टम ये चाहता है कि एक आम गरीब आदमी का बच्चा पढ़ ले, लिख ले और वो भी एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, वो भी एक बड़ा अफसर बन जाए. हमारा सिस्टम उसकी ऐसी रेपुटेशन करता है कि जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जाए, छोटे से छोटा होता जाए. और इसी तरह
पूरे का पूरा निज़ाम और माशरा हमारा बना हुआ है। एग्जैक्टली इस वक्त हमारा पूरा जो निज़ाम तालीम है वो हमारा दरम बरम हमें दिखाई देता है। हमारे साहबा हम एक आज़ाद मुल्क, हमारे एक अलग हमने वतन हासिल किया, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि हमारा निज़ाम तालीम आज भी वो गुलामी वाला है, जो हमें 20 साल पहले जो सिलेबस दिया गया आज भी हमारा वही, उसी में एक महदूद चीज़ों के अंदर हम स्टक होकर रह गए। हम जो है तहकीक नहीं करना चाहते, रिसर्चेज हमारी नहीं है। क्यों? ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क की बदकिस्मती आप कह लें कि जब भी मैं समझती हूँ जब भी कोई एक नई हुकूमत आती है तो उनको चाहिए कि उनकी जो प्रायोरिटी है वो लोगों की सबसे पहले एक तालीम और सेहत होनी चाहिए। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं लाइफ में। बाकी आप डेवलपमेंट करते रहेंगे, बाकी आपके मुल्क भी चलते रहें, जब आपके लोगों के दिमाग और सेहत काम नहीं कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है वो मुल्क है किस लिए। सबसे ज़रूरी तो ये चीज़ है। तो जब भी वो आते हैं उनकी प्रायोरिटीज़ हमेशा से डिफरेंट होती हैं। पर मैं हमेशा ये कहूँगी, अभी भी हम जैसे कि हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी अपने दौरे हुकूमत में थी, उनकी कोशिश होती थी कि जब भी हम जो है सिलेबस को प्रायोरिटी रखें, डिस्क्रिमिनेशन कम हो। और ये वाकई बड़ी अनफॉर्चुनेटली ऐसी बात है कि जिस पे बहुत सारी लोग जो है वो बात करते भी घबराते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि सोसाइटी में जो है वो इसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन रहे। और देखिए ये बड़ी एक अजीब बात है कि दुनिया में कहीं पर आप चले जाएं, जो आपके तहजीब याफ्ता मुल्क हैं उनके अंदर एक तरह का जो जदीद तालीमी जो मयार है उसके मुताबिक कभी किसी बच्चे को ऐसा नहीं लगेगा घर बिल्कुल एक जैसे होंगे, गाड़ियाँ एक जैसी होंगी, तालीम एक जैसी होगी। वहाँ पर गरीब अमीर का कॉन्सेप्ट उस तरह से नहीं है, गोरे काले का नहीं है। ये हमारे मुआशरे में सिर्फ रह गया। किस वजह से? तालीम की वजह से। क्योंकि अगर आपका बच्चा, इस्लाम क्या सिखाता है, बिल्कुल, अगर आपका बच्चा एक ऐसे स्कूल में जाएगा जिसकी 50,000 रुपया फीस है, तो मेरे ख्याल से औरतों की कॉन्वर्सेशन में भी पहली बात यही होती है, ज़ारा वुड एग्री विद मी, कि वो कहती है आपका बच्चा कौन सा स्कूल में जाता है। आई वोंट टेक द नेम्स ऑफ द स्कूल्स बट 50,000 रुपीज़ जिसकी फीस है। अच्छा, तो वो अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि ये ए क्लास है। फिर वो जो दूसरा पूछते हैं आपका बच्चा कौन सा स्कूल में जाता है, तो 25,000 वाला बी क्लास होगा, जिसकी 10,000 होगी इसकी मतलब है वो सी क्लास स्कूल होगा। तो जो पैसों का मेयार है उससे आपका तालीमी मेयार जो है आप स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। तो ये तो इतनी बड़ी बदकिस्मती है कि मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो ज़रूरी ये चीज़ है कि एजुकेशन मस्ट बी इक्वल फॉर एवरीवन, ताकि ये बच्चों के दिमाग से, क्योंकि आज जो बच्चा एक ऐसे स्कूल में जा रहा है क्या वो पाकिस्तान के मुताबिक तैयार हो रहा है कि नहीं, ये भी हमें सोचना है। क्योंकि हमारे मुल्क में अगर इस वक्त जो बड़ी दौलत का हिस्सा है वो 22 लाख लोगों के पास है और उसके पास हमारा जो मेहनत का तबका है तकरीबन वो 80 to 85 है, ठीक है। तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और फिर उसके बाद आपका मेहनत का तबका, तो 22 लाख लोग ये हो गए आपके। 22 लाख अगर आप ये कह देते हैं, आपका कह देते हैं 1 करोड़ लोग आपका जो है ना अपर मिडिल क्लास हो गया, लोअर मिडिल क्लास हो गया। बाकी आपकी 20-30 करोड़ की आबादी में से 85-90% ब्रेक के बाद आपकी बात को हम आगे बढ़ाते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सब एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि हमारा तालीमी निज़ाम और असर हाज़िर के तकाज़े, यकीनन नाज़रीन अगर हम ख़ुद को तरक्की पजीर ममालिक से निकाल के तरक्की याफ्ता में हमारा शुमार अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो हमारे ये जो निज़ाम तालीम के अंदर जो हमने एक तबकाती तकसीम डाल दी है, इस तकसीम का ख़ात्मा होगा। जो ये माना कि दौर हाज़िर के जो तकाज़े हैं थोड़े मुश्किल हैं, थोड़े डिफरेंट है, लेकिन उसमें आप अपने
اپنی ترقی کو شامل رکھیں, اپنی اسلامی تعلیمات جو ہمیں جو درس دیتے ہیں اس کو بھی آپ اس میں شامل رکھیں, تو یقیناً ہم ترقی یافتہ ہو سکتے ہیں اپنے تمام اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. ناظرین, آج کے موضوع پہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں لائیو کال کے ذریعے, نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. جی, ہمارے سے بریک پہ جانے سے پہلے آپ کی سے ڈسکشن کا سلسلہ جاری تھا کہ اس وقت ایک طبقاتی تقسیم ہے ہماری ایجوکیشن سسٹم کے اندر, تو کس طرح پھر ہم ایک ترقی یافتہ ہونے کے خواب دیکھیں؟ بالکل, یہ بڑا ایک ہمیں پریورٹی رکھنی پڑے گی, اور میرا خیال ہے کہ اس میں نہ صرف حکومت, عام بندے کے اندر بھی شعور ہونا بہت ضروری ہے کہ کیا وہ جو 1% جو 22 لاکھ لوگ ہیں جن کے پاس اس وقت سارا سرمایہ ہے ملک میں, اور پھر اس کے بعد اپر مڈل کلاس ہے اور لوور مڈل کلاس ہے, اس کے علاوہ جو محنت کا طبقہ ہے جو کہ اس آبادی کا 90 سے 95% کا ہے, ان کے اندر شعور آنا بہت ضروری ہے, کیونکہ until and unless you won't speak for your right, nobody will give you a right. اور ہم کوشش کرتے ہیں, ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کے پاس اگر آپ کے پاس کوئی شعور ہے, کوئی تعلیم ہے, آپ اس کو پھیلانے کی کوشش کریں. یہ بھی بڑی ایک عجیب سی بات ہوتی ہے کہ جو ہمارے جیسے ممالک ہیں بیچارے, مطلب جب کافی عرصے سے جنگیں لڑ رہے ہیں مختلف قسم کی, ان میں ایک عجیب سا رویہ آ جاتا ہے لوگوں کے اندر, کہ رویہ وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو انفارچونیٹلی سب جو ہوتے ہیں بہت اپرچونسٹ ہو جاتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ اب ہم نے وقت کے ساتھ فائدہ صرف اپنے لیے اٹھانا ہے, ہم ایز اے نیشن کام نہیں کر رہے ہیں. اور یہ بڑی بدقسمتی ایسی ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ رویہ آج سے نہیں ہے, 1947 سے ہے, کیونکہ جب سے یہ ملک بنا ہے اس میں بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے ایز اے نیشن اس کو سمجھا کہ یہ جب سے یہ ملک بنا ہے تب سے لوگوں کو لگا کہ یہ زمین لے لو, یہ لوٹ لو, یہ لوٹ لو, جس سے کہیں پر ہم نے کسی اور پلیٹ فارم پہ جا کے ٹرین میں بیٹھ جانا ہے, اور یہ ملک میں تو رہنا ہی نہیں ہے. تو اگر آپ نے بھی رہنا ہے, آپ کی نسلوں نے بھی رہنا ہے, تو آپ اپنا ویژن اتنا بڑا رکھیں کہ وہ آپ کے لیے نہ ہو, آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے ہو. پروفیسر صاحبہ, یہ جو طبقاتی تقسیم ہے یہ 74-75 سالوں سے ہم فیس کر رہے ہیں. مطلب ہم جو ایجوکیشن حاصل کریں, جو تعلیم ہم حاصل کریں, جو تعلیم کا مقصد ہے, جو کہ ہمیں پاکستان کا مقصد تھا, ہم اس کو بالکل بھولے بیٹھے. تو اس تعلیم کا, ان ڈگریوں کا کیا فائدہ, کیا مقصد ہے؟ اس پہ اصل میں ہمیں ورک آؤٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. صحیح میں آپ کو بات بتاؤں, پلس یہ کہ گورنمنٹ جو بھی آ رہی ہو اس کے لیے یہ اصل میں وہی بات ہے کہ ایز اے نیشن ہم کام نہیں کرتے جیسے انہوں نے کہا. اگر ہم لوگ سب کے لیے سوچ کے چلیں تو پھر تو ڈیفینیٹلی ہم لوگوں کو پرابلمز ہی نہ آئیں, کیونکہ ایک گورنمنٹ آتی ہے تو پریویس پالیسیز ہوتی ہیں وہ پھر رینیو ہو جاتی ہیں. ابھی تک پچھلے پہ ہم آلریڈی سیٹ ہی نہیں ہوئے ہوتے کہ سب کچھ ہمارا جو ہے وہ ردم چینج ہو جاتا ہے. مغربی کلچر کو ہم جس طرح سے فالو کرتے ہیں وہاں یہ چیزیں بھی ہیں, یہ طبقاتی تقسیم نہیں ہے, وہ سب ایکول ہو کر چلتے ہیں. اس چیز کو ہم کیوں نہیں فالو کرتے؟ میرے خیال سے ہم لوگ خود کرنا ہی نہیں چاہتے. میں صحیح بات بتاؤں تو آپ کو, ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بس ہم لوگ رہیں, ادھر ادھر ہم نے دیکھنا نہیں ہے. اور اسلام سے بھی تھوڑے غافل ہے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, تھوڑا ہم اسلامک آخرت کا تھوڑا ساتھ اپنا لے کے سوچے کہ ہم نے خالی دنیا میں نہیں رہنا, ہم نے آگے اپنی جنریشنز کو بھی ٹیچ کرنا ہے. تو آئی تھنک پھر یہ لانگ ٹرم پہ ہی ہمیں افیکٹو ہو سکتا ہے. پروفیسر صاحب, ایک کالر ہمارے ساتھ, اس کے بعد آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جازیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی, کراچی سے. السلام علیکم. جی جازیب صاحب, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ لائن ڈراپ ہو گئی. جی پروفیسر صاحبہ کنٹینیو کیجیے. تو جب تک ہم لوگ اس چیز سے باہر نہیں نکلیں گے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم سکسیزفل ہو سکتے ہیں. اب آپ جیسے فار ایگزامپل اسکولز اٹھائیں یا کالجز اٹھائیں گے, اس کے اندر ہم ایک پالیسیز اڈیپٹ کریں فار ایوری کلاس, تو وہ یہ میک شیور ہونی چاہیے کہ ایوری بڈی کین ایکولی ایڈجسٹ ٹو دیٹ. اب ایلیٹ کلاسز, اب جیسے کئی ایسے ہیں کہ جو آ کے ڈفرینٹ کنسرٹس ہوتے ہیں, ڈفرینٹ طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اس کے اندر ہر بچہ افورڈ نہیں کر سکتا, ہر فیملی لو مڈل کلاس نہیں کر سکتی جو اپر کلاسز کر رہی ہوتی. تو پھر اس کیس میں اگر آپ وہ ان کی وہ ڈیمانڈس پوری نہ, آٹومیٹکلی وہ ایک علیحدہ اسٹریس ہے پیرنٹس کے اوپر بھی, اپارٹ فرام چلڈرن کہ جی ہمیں وہ لیول نہیں مل رہا. تو وہ ہر طرح سے آپ انسٹیڈ کہ اس کو ایجوکیشن پہ فوکس ہو, وہ ہمارا ڈائیورژن ہو جاتی ہے ہماری پرائرٹیز کی طرف. کلاسز میں ہم ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, تو ہمارا فوکس وہاں سے ہٹ کے یہاں پہ آ جاتا ہے. تو اس کے لیے تو انسٹیٹیوشنس اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ آپس میں بیٹھ کے ایک ردم سیٹ ہونا چاہیے کہ وہ تعلیم, وہ ایجوکیشن جس کی ہمیں بات کرتے ہیں کہ جو ہماری کردار سازی کرتی ہے, جو ہماری بہتر تربیت کرتی ہے, اسی تعلیم کی وجہ سے ہمارے آج کی جو نسل ہے وہ بگاڑ کا شکار. بالکل بالکل. اور اصل میں تھوڑا میں کہوں گی آج کل کے اساتذہ جو ہیں تھوڑے ان کو بھی ٹریننگ کی تھوڑی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ اسٹوڈنٹس لرن فرام دیم. سو اف دے آر سچ رول ماڈلس کہ وہ ان کو اس طرح انسپائر کر رہے ہیں, تو پھر آپ کی جنریشن سے تو پھر آگے خراب ہی ہونا ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ خود ایز اے رول ماڈل ان کو ٹیچ کرو
کہ آپ کیا ہو. اینڈ آئی تھنک یہ آپ کی کریکٹر بلڈنگ میں، اب کیونکہ آدھی تو آپ کی گھر سے تربیت آتی ہے، باقی جو ہوتی وہ نظر بھی آ رہی ہوتی ہے آپ کی. دا ریسٹ از یور جاب. اور ڈیفینیٹلی می ایز اے ٹیچر آئی کین لیٹ یو نو کہ اسٹوڈنٹس کو ایشوز ہوتے ہیں. اٹس ناٹ لائک دس کہ آپ 100% اسٹوڈنٹ آ رہا ہے اس کو پڑھائی میں کوئی ایشوز نہیں ہے، بٹ اٹس دا رول آف دا ٹیچر ٹو کاؤنسل دیٹ پرسن اور دا اسٹوڈنٹ کہ آپ نے کیسے کوپ کرنا ہے، پرابلمس ہیں ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اور ٹرسٹ می اف یو ہیو اے گڈ ٹیچر اسٹوڈنٹس آلسو ایکنالجز دیٹ. جی پروفیسر ڈاکٹر رضا الرحمان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. کیا اس وقت جو ہمارے معاشرے میں ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے بگاڑ ہمیں دکھائی دیتا ہے، جس طرح ہماری یوتھ مغربی کلچر کو فالو کرے، تو اس پہ کیا ٹیچرز کی بھی ہم تھوڑی سی لاپرواہی اس میں سمجھ سکتے ہیں؟ مریم، ایجوکیشن کے تعلیم کے 3 بڑے امپورٹنٹ فیکٹر ہیں: کتاب، نصاب اور استاد. اور سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے استاد. اگر استاد اچھا ہے اور کتاب تھوڑی سی مناسب بھی ہے تو استاد اس طریقے سے پڑھائے گا کہ بچے کو اس کتاب سے بہت زیادہ علم مل جائے گا. اور نصاب جیسا ہو کہ استاد اگر ماہر ہے تو استاد کی جو کوالٹی آف ایجوکیشن بچے کی آپ کو شکل میں نظر آئے گی وہ قابل دید ہوگی. تو استاد کے اوپر محنت کرنا، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے ٹریننگ کی. دیکھیں جو ہمارے استاد ہیں وہ اسی معاشرے میں سے نکل کے آئے ہیں، وہ اسی سسٹم کو پڑھ کے آئے ہیں، وہ روٹ لرننگ کو پڑھ کے آئے ہیں، وہ میمورائزیشن کر کے آئے ہیں. اب آ کے ان کو اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا. وہ 21 سینچری کے بچے پڑھا رہے ہیں، گو کہ وہ 20 سینچری سے آئے ہیں، لیکن وہ 21ویں صدی کے بچے پڑھا رہے ہیں. 21ویں صدی میں اگر میں نے پڑھانا ہے آ کے تو مجھے 21ویں صدی سے پہلے واقفیت لینی پڑے گی، مجھے سیکھنا پڑے گا، مجھے سمجھنا پڑے گا، ٹریننگز لینی پڑیں گی. اور ہر استاد کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی ٹریننگز کروائے اور اپنا پارٹیسپیشن کرے. دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ استاد اپنا 40% ڈیلی کا کام جو ہے وہ اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کے اوپر کرتا ہے، اپنی سکلز ڈیولپمنٹ کے اوپر کرتا ہے، تاکہ وہ خود سیکھے اور پھر اپنے بچوں کو اور اپنی جو پورے طالب علم ہیں ان کو سکھا سکے. ایگزیکٹلی ٹیچرز کی ٹریننگ ہونا پہلے بہت زیادہ ضروری ہے. ماریہ صاحبہ اس وقت ٹیچر کا جو شعبہ ہے، یقیناً اس وقت کسی بھی آپ فیلڈ میں دیکھ لیں، کسی پروفیشن میں دیکھ لیں، ڈاکٹر بنتا ہے تو کس نے بنایا؟ ٹیچر نے بنایا. وکیل ہے کس نے بنایا؟ ٹیچر نے پڑھایا ہے. جتنے بھی فیلڈز ہیں، لیکن ٹیچر کے طبقے کی جہاں ہم بات کریں پروفیشن کی، اس کو بڑا لائٹلی لیا جاتا ہے کہ کچھ اور نہیں کر سکتے، چلے ٹیچر بن جاتے. ایسا کیوں؟ یہ بھی بڑی ایک عجیب بات ہے کہ دیکھیں جیسے ہم کبھی سوچتے ہیں کہ جب ہم آپریشن کے لیے جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ میں کسی انجینئر کے پاس یا آرکیٹیکٹ کے پاس نہیں جاؤں گی، میں ڈاکٹر کے پاس ہی جاؤں گی، کیونکہ ڈاکٹر کو پتا ہوگا کہ کہاں سے مرض کو ڈائیگنوز کرنا ہے اور کہاں آپریشن کرنا ہے. ایسے ہی آرکیٹیکٹ جب ہم اس کے پاس جائیں گے، بلڈنگ کا کام ہم ڈاکٹر کو تو نہیں دے سکتے ہیں بنانے کے لیے، اس کو ہی دے سکتے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتا جب ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو کیا ہم اسکول والوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے ٹیچر ٹریننگ پروگرامز کبھی کرائے ہیں؟ آپ نے کیا واقعی میں جو آپ کے ٹیچرز ہیں کیا وہ سرٹیفائڈ ٹیچرز ہیں؟ کیونکہ یہ تو بڑی ایک عجیب بات ہے اور یہ صرف پاکستان میں ہی دیکھنے میں آتی ہے. پوری دنیا بہت چینج ہو چکی ہے کہ جیسے مجھ سے پہلے وہ ایک پینلسٹ نے بھی فرمایا کہ آپ 21st سینچری کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. نو ڈاؤٹ اس .com ایرا. یہ جو ملینیم جو چلڈرن ہیں جن کو جو پچھلے ہم سے مطلب ان کا دماغ، ان کا ایکسپوجر، ان کا جو ہے، اور رادر دن مطلب سیدھی سی بات ہے کہ جس سوسائٹی میں ابھی ہم یہاں پر رہ بھی رہے ہیں، ایکسیس ہے سب کے پاس، فریڈم آف اسپیچ ہے، ایکسپریشن ہے، اسمبلی ہے، وہاں پر بریک جانے پڑنا. بریک کے بعد آپ کی بات کو ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. بیک ناظرین، سب سے ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام اور عصر حاضر کی تقاضے. ناظرین اس وقت ہم سب کو اپنے ذمہ داری سمجھنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ والدین ہیں، چاہے وہ استاد ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ ہماری گورنمنٹس ہیں. سب کو اپنی اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام جو اس وقت ڈیوائیڈ ہو چکا ہے، کس طرح سے ہم اس کو ایکول کر سکتے ہیں، کس طرح سے بیلنس لے کر چل سکتے ہیں تاکہ ہمارا معاشرہ، ہمارا
मुल्क जो है वो तरक्की याफ्ता हो सके। क्योंकि नाज़रीन, जब तक हम इंडिविजुअली अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, यकीनन ये जो जिन प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करें, इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन जितने भी हम निकालने की कोशिश करें, जब तक अपनी ज़िम्मेदारी हम नहीं समझेंगे, अपनी ज़िम्मेदारी हम बर वक्त अदा करने की कोशिश नहीं करेंगे, यकीन करिए ये प्रॉब्लम्स कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। हम यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे लेकिन उसका खात्मा जो है वो मुमकिन नहीं हो सकता। तो इसलिए अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना, टीचर्स अपनी ज़िम्मेदारी को समझे, स्टूडेंट अपने को, वालिदैन अपने को, मुआशरा पॉलिसी मेकर जो हैं वो अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को समझे, तो यकीनन ये प्रॉब्लम जो है इनका सलूशंस निकाले जा सकते हैं और ख़ात्मा हो सकता है। तो आज के इस अहम मौजू पे नाज़रीन, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें कि किस तरह से हम इस जो निज़ाम तालीम जो एक डिवाइड हो चुका है उसका खात्मा हो सकता है, तो डेफिनेटली लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। जी मारिया साहिबा, ब्रेक पर जाने से पहले आप ही से डिस्कशन का सिलसिला जारी था। जिस तरह मैंने बच्चे, वालिदैन और टीचर्स की बात की, एक ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का दुरुस्त होना जरूरी है, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझना। बिल्कुल, और ये पैरेलल हो, सीधी सी बात है कि आप ये देखिए कि आज से 100 साल पहले हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कितने ही पढ़े लिखे होंगे, पर उनकी वैल्यूज आप चेक कीजिए कि वो कैसे अपने घरों के निज़ाम चलाते थे, मुआशरे में उनकी कंट्रीब्यूशन क्या होती थी, उनकी जो स्टोरीज हैं आज भी वो एज ए स्टोरी टेलर फैमिली टू फैमिली चल रही हैं। अच्छा, जितना हम तालीम याफ्ता होते जा रहे हैं, हमने अपनी जिंदगी को उतना मुश्किल बना दिया। आज हमारे यहाँ शऊर की बहुत कमी है। हम समझते हैं कि जो हमारे पास ये मादी चीज़ें हैं, एक्चुअली यही होना ये एक कामयाब इंसान की निशानी है। ये कामयाब इंसान की निशानी नहीं है कि आपके पास गाड़ी अच्छी है या आप एक घर में रहते हैं, बहुत बड़े घर में। आप ये देखिए कि आपकी ज़रूरत उस घर में कितने लोगों की है और कितने लोग रह सकते हैं। क्या आपने, मतलब ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है ऑनेस्टली, अगर हम इसके ऊपर डिस्कशन पूरा दिन बैठ के करें ना तो हम लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। आज वही बात है कि एक तो अनहैप्पी एटीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा है आज आप सोसाइटी में। मैं देख रही हूँ आज से 20 साल पहले कोई डिप्रेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ना टीनेज। हमारे साथ एक कॉलर है, कॉलर के बाद आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। लतीफ़ साहब हमारे साथ हैं जी, रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम लतीफ़ साहब, आवाज़ आ रही है आपको? कॉल डिस्कनेक्ट हो गई जी मारिया साहब। तो आज से 20 साल पहले कहाँ पे ये सुसाइड का हमने देखा, डिप्रेशन का देखा, क्योंकि उसमें एक तरबियत घर से भी शुरू होती थी। बाशऊर पेरेंट्स थे, बाशऊर ग्रैंड पेरेंट्स थे जो कि बच्चों को बताते थे कि आपके पास अगर इतना है तो आपने उसमें ही खुश रहना है। किसी को देख के ये नहीं सोचना कि हमें भी ये चाहिए। आप देखें आज 21st सेंचुरी में, इट्स 2022, अब जो लोगों की प्रायोरिटी और लोगों की जो असली जंग है वो अपने आप के साथ है, क्योंकि वो हैव एंड हैव नॉट की है, क्योंकि वो हर वक्त कॉन्स्टेंटली जो माइंड है उसको एंगेज कर रहे हैं, अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं। इफ समबडी हैव इट, आई डोंट हैव इट, सो हाउ टू गेट इट, यू नो। इट्स नॉट अबाउट अचीवमेंट, इट्स नॉट अबाउट एम, व्हाट यू परस्यूइंग इन लाइफ, व्हाट यू गेटिंग एक्चुअली। और आप दुनिया में दुनिया को क्या देकर जाएंगे, आपने अपना रोल कैसे प्ले करना है, ये कोई भी नहीं सोच रहा है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। बट द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द माशरा, इज ऑन द नेबर्स, इज ऑन द कंट्री, इज ऑन द गवर्नमेंट। Actually it starts from you. So what we have to do is just to मतलब अपने बच्चों को बताएं, अपने घर में इस तरबियत का सिलसिला जारी रखें। जो हमारी वैल्यूज थी, इस पूरे रीजन की वैल्यूज बहुत सालों से वो बहुत जरूरी है, जिम्मेदारी को समझना जरूरी है। लतीफ़ साहब हमें दोबारा से ज्वाइन कर चुके हैं जी। अस्सलाम वालेकुम लतीफ़ साहब। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं लतीफ़ साहब? वालेकुम सलाम जी, मैं डॉक्टर मोहम्मद रफीक आबद बोल रहा हूँ। जी जी बोलें। मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी जी आ रही है, बोलें, क्या कहना चाहते हैं आप? इस तरह है कि थोड़ी मुख्तसर सी बात करूँगा, बाद में डिटेल में आप कहेंगे तो मैं बात करूँगा। जी जी कहें। मेरे वालिद भट्टी पे काम करते थे। हाँ हाँ। वहाँ से मेरी वालदा गई स्कूल में। हाँ। वहाँ से उन्होंने मेरा कोई थोड़ा सा टेस्ट लिया। अच्छा। उसके बाद मुझे पहली क्लास में दाखिला दे दिया। आज मैं डॉक्टर हूँ, FCPS मैंने किया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर मैं रिटायर्ड हूँ रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से। मेरे जो टीचर थे, अब्दुल रशीद उनका नाम था, अल्लाह उनको जन्नत दे, उन्होंने मेरे वालिद को कहा भट्टे पे काम करते हैं, आप ऐसे भट्टे पे चले जाएं जहाँ स्कूल हो, जहाँ टीचर हो। आप टीचर को काबू करें, डेडिकेटेड टीचर लें जो कि वाकई ही किसी गरीब को उठा के किसी मकाम पे पहुंचाए। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरे नंबर पे ये है कि गरीब कोई नहीं है, भट्टे पे काम करने वाले से ज्यादा गरीब कौन हो सकता है। हाँ। मेरे वालिद ने पढ़ाया, हम 4 बहन भाई हैं जी। मेरी छोटी बहन आर्किटेक्ट है, माशाल्लाह। बड़े भाई पढ़े हुए हैं, छोटी उससे छोटी भी पढ़ी हुई है, हम चारों पढ़े लिखे हैं।
लेकिन भट्टे पे गगो मंडी में एक भट्टा था, वहाँ काम करते थे। गगो मंडी स्कूल में मैंने टॉप किया, वहाँ से बुरेवाला कॉलेज में गया, वहाँ से मैंने एजुकेशन हासिल की और MBBS में एडमिशन लिया। आज मैं FCPS में असिस्टेंट प्रोफेसर रिटायर्ड हो चुका हूँ। एग्जैक्टली। तो लतीफ साहब, आप जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं, लतीफ साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? लतीफ साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? आपने डिफरेंशिएट कर दिया है। बहुत शुक्रिया लतीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। और यकीनन नाज़रीन, इस तरह की जो मोटिवेशन चीज़ें हैं वो हमें देखने की, सुनने की ज़रूरत है कि जो पैसा है वो हमें तालीम नहीं दे सकता। पैसे से हम बहुत बड़े नहीं बन सकते, पैसे से हम दुनिया नहीं खरीद सकते, पैसे से हम खुशियाँ नहीं खरीद सकते। आपके अंदर शऊर होना जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको कितना शऊर है, किस तरह से आप लगन के साथ आप एक अपने अंदर एक एतमाद जो है उसको पैदा करके आप अगर एजुकेशन हासिल करेंगे, तालीम हासिल करके उसको समझना, उस पर अमल करेंगे, तो यकीनन ये तमाम तर चीज़ें जिस कामयाबी की हम बात करते हैं, जिस तरक्की की हम बात करते हैं, वो हमें मिल सकती है। जी प्रोफेसर ज़रा साहब, कितनी अच्छी उन्होंने बात की, मोटिवेशन है कि देखिए उनका जो वालिद है वो एक भट्टे पे काम करता है। बिल्कुल, यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो माशाल्लाह FCPS 2 जो है वो उन्होंने किया हुआ है, रिटायर्ड प्रोफेसर, जो कि एक छोटी सी डिग्री है। एग्जैक्टली। तो किस तरह से देखिए उनकी एक सफ़र चला और यहाँ से अंदाज़ा लगाए कि पैसा सब कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, तालीम अगर हासिल की है, उसको समझा है, तो ये कामयाबी उन्होंने हासिल की। और इसमें हमारे पेरेंट्स इन डिटेल बात करें क्योंकि एक बड़ी मोटिवेशन ये बात है। ब्रेक की जाने बढ़ने, ब्रेक के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सलाम। एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। हमारा आज का मौजू जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि हमारा तालीमी निज़ाम और असर हाज़िर के तकाज़े। नाज़रीन बहुत ही ज़्यादा अभी भी हमें ज़रूरत है हमारे तालीमी निज़ाम को बेहतर करने की। दौरे हाज़िर के हम मगरबी जो अलूम है, मगरबी मवाद जो है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अपने जो इस्लामी तालीमात, जो इस्लाम हमें दर्स देता है किस तरह से हमने ज़िंदगी बसर करें। नाज़रीन मगरबी अलूम को सीखना, उसको साथ लेकर चलना कामयाबी के लिए इस्लाम उससे मना नहीं फरमाता, बल्कि अगर आप जंग बदर का वाक़या देखें तो उसमें भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कैदी थे उनको ये जो एक इसको फ़िद्या कह दिया था, एक उनको ऑप्शन दिया था कि वो 10-10 बच्चों को पढ़ाएं तो उनको रिहा किया जा सकता है। तो इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मगरबी अलूम को सीखना, उसको हासिल करना और तरक्की के लिए उसका इस्तेमाल करना गलत नहीं है, लेकिन अपनी इस्लामी तालीमात को पीछे छोड़ देना, उसको पसे पुश्त कर देना, यकीनन ये हमारे लिए एक बिगाड़ का बायस बनता है। जो इस वक्त हमारे मुआशरे में जो नौजवानों के अंदर एक अलमिया आ गया कि उन्होंने मगरबी कल्चर को टोटली अडॉप्ट कर लिया, इस्लामी तालीमात को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया। या तो जो दीनी मदारस में जो बच्चे तालीमात हासिल करते हैं उनको देख लें, और जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में तालीमात हासिल कर, दोनों में इंतशार पैदा हो जाता है, दोनों में मेयाना रवि एतदाल नहीं है। तो इसकी बेसिक वजह डेफिनेटली यही है कि हमारे जो तालीमी निज़ाम है वो तकसीम हो चुका है। तो इस तकसीम का ख़ात्मा जो है वो मुमकिन है। तो किस तरह से इसका ख़ात्मा किया जा सकता है, यकीनन ये हम सब ने सोचना है, इसके सॉल्यूशंस हम सब ने निकालने हैं। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, लाइव कॉल कीजिए, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। जी ज़ारा साहिबा, ब्रेक पे जाने से पहले एक मोटिवेशनल कॉल हमें आई थी, उस पर हम बात कर रहे थे कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, और जो हम इतनी आला डिग्री है वो 50-50 हज़ार रुपये फ़ी पे करके जो हम यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल में जो हम तालीम हासिल कर रहे हैं उस पर हम अमल नहीं करते। ऐसी तालीम का तो कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात, ऐसी स्पीचेस अगर स्टूडेंट्स को दिखाई जाए एग्जैक्टली तो क्या बात है, ऐसे मतलब स्टूडेंट्स को खाली हमने तालीम तो देनी है, पर साथ आप उनको तरबियत भी तो करनी है। अगर इस तरह की, अब जैसे मेंटोरिंग, तरबियत दोनों बिल्कुल साथ अब आजकल में अगर आप देखें तो मेंटोरिंग सेशंस भी प्रैक्टिस होते हैं स्टूडेंट्स में, लेकिन उसमें क्या होता है उस्ताद मोस्टली के चलो जी बस जस्ट लाइक 45 मिनट्स एन आवर जस्ट ओके अटेंडेंस लगाओ। इट्स देयर रोल कि वहाँ पे उनके बैठ के उनके इश्यूज सुनो, जस्ट टेल देम स्टोरीज लाइक दिस, ताकि उनको कोई मोटिवेशन हासिल हो। अच्छा इसमें मुझे एक बात है, मैं मेरी एक टीचर अल्लाह पाक उनको से तंदुरुस्ती अता फरमाए,
इंग्लिश मीडियम से वो पढ़ी लिखी थी, लेकिन जब हमें वो लेक्चर देती थी बड़ी एक कैजुअल और प्रैक्टिकल जो लाइफ से रिलेटेड चीज़ें थी वो पढ़ाती थी, यानी कि जो उनके एक्सपीरियंस थे वो हमें बुक नहीं पढ़ाती थी, कहती बेटा ये बुक आपके साथ नहीं चलनी, जो प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी जो मुआशरे में आपने करनी है, जो आपकी ज़िंदगी में काम आनी है, वो चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगी और सिखाऊंगी। और ये सिखाने वाले लोग कम ही होते हैं डेफिनेटली, क्योंकि आजकल एक तो कोई चाहता नहीं किसी से आगे बढ़े, तो बुक ऑफ विजडम होना इट्स अ वेरी रेयर थिंग, और फिर कोई वो शेयर कर रहा है तो इट्स जस्ट लाइक अ जेम दैट पर्सन है, कोई इसको सेव कर ले तो इट्स रियली गुड। लेकिन हमारे मुआशरे में सही बात है इन चीज़ों की वैल्यू भी कोई नहीं है। इफ़ कोई इसका सुना भी रहा है, अच्छा जी अपने किस्से सुना रहा है, जस्ट लेट इट बी, मोबाइल्स में लगे होंगे, ओके जी अटेंडेंस लगी चले गए, तवज्जो खत्म हो चुकी है। एग्जैक्टली, मैं इसमें आई थिंक थोड़ी ग्रूमिंग भी जो है ना, अगर फ्रॉम होम अगर ये चीज़ सिखाई जाए कि आपने साथ की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, डिस्पाइट दैट आप जो मर्जी आपके बिहेवियर, इफ हुएवर द टीचर, अगर वो एक वर्ड भी कह रहा है, आई थिंक हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसकी बहुत सिग्निफिकेंस है, कि अगर वो हमारा दीन हमें इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है उस्ताद साहब को, तो फिर बाकी कोई क्या होता है, कोई क्या कुछ कर कहने सकता वाला है। बिल्कुल डॉक्टर डॉक्टर रज़ा रहमान साहब आपकी तरफ आते हैं। हमारा दीन जो है डेफिनेटली बहुत ही बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी बसर करने के हम जो है वो तौर तरीके सलीके बताते हैं, और एजुकेशन की जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त, हमारे तालीमी निज़ाम की बात करें, ये भी हमें ज़िंदगी एक बेहतर तरीके से गुजारने की तलकीन करते हैं। हमारे अंदर सब्र बर्दाश्त तहम्मुल की चीज़ें जो हैं वो पैदा करने का नाम जो है वो एजुकेशन है, लेकिन इस वक्त हमारे अंदर ये तमाम तर चीज़ें नहीं है। हम जदीद उलूम की बात करते हैं, मॉडर्न तालीमी निज़ाम की बात करते हैं, लेकिन ज़िंदगी हमारी देखिए किस तरफ जा रही है, एक इंतशार जो है वो मुआशरे में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मैं भी देखें जो हम पढ़ते हैं किताबों में या जो हम अपने माशरे से आसपास से सीखते हैं, फिर हम वही बिहेव करते हैं। हाँ। उसी को हम आप कह लीजिए कि उसकी कॉपी करने के बाद अपनी एक मिसाल करते हैं। तो हमारा जो करिकुलम डिज़ाइन किया गया है वो इस तरह का डिज़ाइन किया गया है जिसमें कि हम सर्विस नहीं देना चाहते और ना ही हम रिसर्च करना चाहते हैं। तो अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को सर्विस बेस्ड करेंगे, हम अपने एजुकेशन सिस्टम को रिसर्च बेस्ड करेंगे, तो वही हमारे बच्चों के लिए अच्छा रिसर्च नहीं है, एग्जैक्टली रिसर्च का सिस्टम, तहकीक का सिस्टम ये बहुत कम है, और अगर अनफॉर्चुनेटली कोई रिसर्च करना चाहता है तो उसके लिए उसको सालों लग जाते हैं, उसको फंड्स नहीं मिलते। जी देखिए, बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता कि आपने सोचना कैसे है। हम बच्चों को कहते हैं कि आपने पेपर कैसे सॉल्व करना है। आपके पेपर में नंबर इतने आने चाहिए तो आपको कॉलेज में दाखिला मिलेगा। आप ये ग्रेड्स हासिल करेंगे तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे, आप इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे। और हमारे बच्चे सारी जिंदगी फिर नंबरों के पीछे भागते हैं और इसी तरह वो अपने रटा सिस्टम के पीछे भागते हैं। तो बच्चों को कॉन्सेप्ट देना, सिखाना, सोचने का अमल बताना, रिसर्च करना, ये सब चीजें जो अगर बच्चों को बताना शुरू करें, सोचने का अमल, एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक की जानिब में बढ़ने, ब्रेक के बाद आपकी बात को इन डिटेल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सब्सक्राइब एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि हमारा तालीमी निज़ाम और असरे हाज़िर के जो तकाज़े हैं वो क्या कहते हैं। नाज़रीन, दौर हाज़िर एक टेक्नोलॉजी का दौर है, जदीद टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर का दौर है, एटमी दौर है। तो यकीनन हमें जिस तरह से हम तरक्की याफ्ता हो रहे हैं, दौर हाज़िर के तमाम तर तकाज़ों को समझने की हमें ज़रूरत है, अडॉप्ट भी करना चाहिए, उनको साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली हमने तरक्की पजीर ममालिक से निकल के तरक्की याफ्ता ममालिक में अपना शुमार करना है। तो उसके लिए दौर हाज़िर के तकाज़ों को समझने की ज़रूरत है। इस नई नस्ल को इन तकाज़ों को मद्देनज़र रखते उनको तैयार करने की ज़रूरत है, उनको तालीम देने की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त जो हम जदीद अलूम हासिल कर रहे हैं, जो जदीद तकाज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं बिगाड़ जो है वो भी मुआशरे में पैदा हो रहा है। हमारी जो नई नस्ल है उसके अंदर जो अदम बर्दाश्त, उसके अंदर सब्र नहीं है, तहम्मुल नहीं है, रवादारी नहीं है, इत्तेदाल पसंदी नहीं है, ये चीज़
چیزیں بھی اس کے اندر جنم لے رہی ہیں. ایک جو عزت و احترام والے ایک ہم کہہ سکتے ہیں یہ چیزیں ان میں ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے. ایجوکیشن ہمیں کیا سکھاتی ہے ناظرین؟ تعلیم ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ایک دوسرے کا احترام کرنا, ایک دوسرے کا احساس کرنا, بہترین زندگی جو ہے وہ بسر کرنا. تو تعلیم کے ذریعے یہ تمام جو جن پرابلمز کی ہم بات کرتے ہیں, جن برائیوں کی ہم بات کرتے ہیں, اس کا خاتمہ ہوتا ہے. لیکن اسی تعلیم کی وجہ سے ہم نے خود کو اتنا ماڈرن سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ ہم نے چھوٹے بڑے میں فرق کرنا ہم بھول گئے. ہم چھوٹے بڑے کا لحاظ کرنا, عزت و احترام کرنا جو ہے وہ ہم بھول گئے. ہمارے پاس اعلیٰ ڈگری آ جاتے تو ہمارے اندر ایک ایٹیٹیوڈ, ایک میں کا جو کانسیپٹ ہے وہ جنم لینا شروع کر دیتا ہے. تو ناظرین تعلیم, ایجوکیشن کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم ایجوکیشن کی وجہ سے اپنے اندر وہ غرور و تکبر لیں جو کہ اسلام ہمیں جو ہے وہ ڈیفینیٹلی منع کرتا ہے. تو آج کے اس اہم موضوع پہ ڈسکشن کے لیے مہمان بھی ڈیفینیٹلی ہمارے پاس موجود ہیں. ایک دفعہ پھر سے ان کا تعارف کرواتے ہیں. جی ہمارے ساتھ ہیں ماریہ اقبال ترانہ صاحبہ, ان کے ساتھ ہے پروفیسر ڈاکٹر زارا خان صاحبہ, اور اسکائپ پہ ہمیں جوائن کیا جو پروفیسر ڈاکٹر رضا الرحمان صاحبہ. مہمانوں کا شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ناظرین آج کے اس اہم موضوع پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں لائیو کال کے ذریعے. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. اوورسیز پاکستانی بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہوں, ہمارے آج کے موضوع کے متعلق کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو ڈیفینیٹلی آپ بھی ہمیں لائیو کال کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے. جی ڈاکٹر صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ ہی سے ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ کس طرح سے اس تعلیم کے ذریعے, اس ایجوکیشن کے ذریعے جس کا مقصد جو ہے وہ ایک بہترین زندگی بسر کرنا ہے, جو ہمارے اندر جو خامیاں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کا نام جو ہے وہ ایجوکیشن ہے, تعلیم ہے. لیکن اسی ایجوکیشن کی وجہ سے ہمارے اندر بے شمار ایک برائی آپ اس کو کہہ لیں یا انا پرستی جو ہے وہ کہہ لیں جنم لیتی دکھائی دے رہی ہے. کنٹینیو کیجیے پلیز. دیکھیے ہم نے ایجوکیشن کو صرف اپنی حد تک مقرر کر لی ہے, جبکہ ایجوکیشن فار سروس ہونا چاہیے, ایجوکیشن فار ریسرچ ہونا چاہیے. اور جب آپ سروس میں آتے ہیں تو پھر آپ سروس اپنی فیملی کو بھی دیتے ہیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی دیتے ہیں, اور پھر وہ سروس آپ تک جاتی ہے پورے. اسی طرح جب آپ ریسرچ کرتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے لائف لانگ لرننگ. لائف لانگ لرننگ جو ہے وہ آپ کو روز بروز تراشتی رہتی ہے, بہتر کرتی رہتی ہے, نئی سے نئی چیزوں کی واقعیت دیتی ہے, اور آپ دنیا کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے کرتے رہتے ہیں اور عین مطابق چلتے رہتے ہیں. دنیا کے سارے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی چلتے رہتے ہیں. تو جب ہم اپنے آپ کو چینج کر لیں گے, ہمارا سسٹم چینج ہو جائے گا, ہم اپنے بچوں کو یہ بتانا شروع کر دیں گے کہ آپ نے ایجوکیشن فار سروس لینی ہے, آپ نے ایجوکیشن فار ریسرچ لینی ہے, آپ نے ایجوکیشن فار جاب نہیں لینی, آپ نے ایجوکیشن فار منی نہیں لینی. جب ہم اس چیز سے بچوں کو نکال لیں گے اور انہیں سمجھا پائیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارے یہاں پہ بھی چینجز آئیں گی اور چیزیں بہتر ہوں گی. دیکھیں جو قائد اعظم صاحب نے 1947 میں اپنی ایک چند لائنز میں فرمایا کہ اگر ہمارے ملک میں لوگ سکلز ایجوکیشن حاصل کرنا شروع کر دیں تو پاکستان بہت جلد ترقی یافتہ قوموں میں شامل ہو جائے گا. اور اگر آپ آج یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہ سکلز کے اوپر ابھی بھی کوئی کام نہیں کیا جاتا, یا جو کیا جا رہا ہے اس سے لوگ مستفید نہیں ہو پاتے, اور بہت کم لوگ ہیں جو سکلز ایجوکیشن کو لینا چاہتے ہیں, تو اس کی وجہ سے پاکستان کے یہ جو نوکریوں کے مسائل کہہ لیجئے, پاکستان میں جو آپ کہہ لیجئے کہ ایک معاشی مسائل ہمارے لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے. ماریہ صاحبہ نے شروع میں بتایا کہ 22 لاکھ لوگ ہیں جو 22 کروڑ لوگوں کے اوپر آپ کہہ لیجئے اپنی ساری دولت کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں, جبکہ ہم تو ایک ایسے مذہب سے ہمارا تعلق ہے جس مذہب میں یہ بات واضح بتائی گئی تھی کہ 9 حصے رزق جو ہے وہ ٹریڈ میں رکھا ہے, تجارت میں ہے, اور 1 حصہ رزق جو ہے وہ باقی تمام شعبہ جات کے اندر ہے. اب جب آپ نے اپنے بچے کو یہاں پہ اسی لیے سوچا یا ہمارے بچے کو اس طرح ٹرین کیا کہ وہ نوکری کر لے گا, پیسے کما لے گا اور اپنی زندگی گزار لے گا, تو آپ نے اپنے مذہب کو فالو نہیں کیا. آپ کا مذہب کہتا ہے کہ آپ نے ٹریڈ کرنی ہے. ٹریڈ کرنے کا فائدہ آپ کو بھی ہونا ہے, آپ کی فیملی کو بھی ہونا ہے, آپ کے دوستوں کو بھی ہونا ہے, وہ لوگ جو اس ٹریڈ میں آپ کے ساتھ شامل ہیں ان کو بھی ہونا ہے, اور آپ کے ملک کو بھی ہونا ہے. جب آپ ٹریڈ کریں گے تو بہت بڑے پیمانے پہ لوگوں کو سروس پرووائڈ کریں گے, اپنے ملک کی خدمت کریں گے. تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بات بتا دی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکم میں ارشاد فرما دی کہ 9 حصے رزق جو ہے وہ ٹریڈ تجارت کے اندر ہے, تو میں یہاں پہ سوال یہ کرنا چاہتا ہوں لوگوں سے ان کی توجہ دلانے کے لیے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب 9 حصے رزق تجارت میں ہے تو 9 حصے لوگ اللہ تعالیٰ نے ٹریڈ کے مائنڈ سیٹ کے نہ بنائے ہوں. ہم ٹریڈ مائنڈ سیٹ کے ہی لوگ ہیں, ہمیں تجارت کرنی آتی ہے, ہم کر سکتے ہیں تجارت. ہمیں اپنے بچوں کو یہ بات بتانی پڑے گی کہ آپ کو اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو ٹریڈ مائنڈ
सेट बनाना पड़ेगा, उसको तिजारत से लिंक करना पड़ेगा, आपको एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, स्टार्टअप शुरू करने पड़ेंगे, तो फिर आप अपने मुल्क में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, अपनी फैमिली को बेहतर रोजगार दे सकते हैं। और एक और बात यहाँ पे मैं आपको बताऊं, आप इस पे गौर कीजिएगा कि जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो आप रोज लर्निंग कर रहे होते हैं, क्योंकि बिजनेस जो है वो आपको लॉन्ग लाइफ लर्निंग सिखाता है, रोजाना नई चीजें होती हैं, आपने कंपीट करना होता है लोगों को। जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो वो 9 to 5 जॉब होती है, उसके अंदर चंद पैटर्न्स होते हैं, उसको फॉलो करना होता है। तो जॉब और बिजनेस में जो बहुत मेजर फर्क हैं उसको जानें, समझें और उसको अपनी जिंदगी पे अगर हम लागू करना शुरू कर दें तो बहुत सारे रास्ते इस मुल्क के लिए अभी भी खुले हैं। और पाकिस्तान में तो इस वक्त रिच ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है। जो हमारे बच्चे हैं 20 साल से लेके 30 साल के दरमियान में, वो हाईएस्ट लेवल पे हैं, यानी सबसे ज्यादा तादाद उन लोगों की है। और वो चाहें बिजनेस की तरफ आना और वो बिजनेस को प्रमोट करें और खुद भी बिजनेस करें, दूसरों को भी करवाएं, तो मैं समझता हूं कि हमारा जो ये एजुकेशन सिस्टम का एक फ्लॉ है वो भी निकलेगा और हमारा मुल्क तरक्की के रास्ते पे भी गामज़द होगा। मुल्क भी तरक्की करेगा। मारिया साहिबा, अगर स्किल बेस हमारी एजुकेशन होगी तो यकीनन जिस तरह से डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हमारे मुल्क की एजुकेशन सिस्टम जो है वो भी बेहतर होगा, तरक्की की तरफ हम बढ़ेंगे। लेकिन हमारे एजुकेशन का मकसद और मतलब इस वक्त क्या है? हमने तालीम हासिल करनी है एक आला जॉब के लिए। देखिए, जो इंडस्ट्रीज़ का कॉन्सेप्ट था वो तो आया ही 20th सेंचुरी में था, मगर अगर आप बरसगीर पाक व हिंद की तारीख उठाकर देखें तो हुनर जो थे वो मेरे ख्याल है जो उस वक्त यहाँ पर पाए जाते थे वो दुनिया में कहीं पर बहुत कम कौमों के अंदर होते थे। और हुनर का मतलब ये होता था कि इसका मतलब है कि आपके जो आबाओ अजदाद थे वो इतने तहजीब याफ्ता थे कि उन्होंने आपको टैलेंट्स मुंतकिल किए हैं। देखिए, उसमें आपका आ जाता था जैसे कि ये बिल्डिंग्स का बनाने के लिए आप ताज महल की एग्जांपल देखिए, उस जैसा ताज महल जो 16th सेंचुरी में बना था वो आज तक किसी और दुनिया में किसी और जगह पे नहीं बन सके उस मौसम के मुताबिक। और आप यकीन करें, जब मैं वहाँ पर गई थी, एक तो किताबों में पढ़ने वाली बात होती है, इट वाज क्वाइट मेस्मराइजिंग फॉर मी टू सी एक्चुअली कि हर एक एंगल से लग रहा था लोग आज 360 डिग्री एंगल को समझते हैं। उस ज़माने में 400 साल पहले किस तरह से इसको बनाया गया कि वो हर जगह से आपको एक जैसा नज़र आता है। और जब उसके एंट्री पॉइंट जो है वो एक छोटी सी उसमें शुरू होता है, जाहिर है वो कोई कारीगर थे जो इसी धरती में इसी ज़मीन में पैदा हुए थे। आपकी जो सनतकारी थी, बाकी जो आपकी हैंडमेड जो था वो एक्सपोर्ट था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी वो किसके पीछे आई थी? इसीलिए कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुनर था लोगों के पास और जब वो चीजें बनाते थे उसको बाहर की दुनिया में लेकर जाने के लिए। तो आप यकीन, हुनर आज भी मौजूद है लेकिन उसको हम सामने नहीं कर रहे हैं। हमारे ब्रेक जाने पड़ने, ब्रेक के बाद हम आपकी बात को इन डिटेल आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ हुए तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सर्च में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि हमारा तालीमी निज़ाम और असर हाज़िर के तकाज़े। नाज़रीन, इस वक्त काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारी मुश्किलात का हमें सामना, लेकिन कहते हैं ना प्रॉब्लम वही होते हैं जिसके सलूशंस होते हैं, जिसका हल होता है। तो यकीनन इस प्रॉब्लम का, ये जो निज़ाम तालीम के अंदर जिन प्रॉब्लम्स का हमें सामना है उसके सलूशंस भी हम सब ने ही निकालने, जिसके लिए पैनल यहाँ हमारे साथ मौजूद है। जी, हमारे से ब्रेक पे जाने से पहले आप ही से डिस्कशन का सिलसिला जारी था कि इस वक्त हमारे लोगों में आज भी वो हुनर, वो टैलेंट मौजूद है जो हम कदीम ज़माने की जिसकी बात कर रहे हैं, लेकिन उस एजुकेशन के ज़रिए जो टैलेंट को, सलाहियतों को उजागर करता है, सामने लेकर आता है, मज़ीद उसको पॉलिश करने की और निखारने की ज़रूरत है। कंटिन्यू करें। देखिए, गवर्नमेंट ने जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बहुत अच्छे तरीके से वैसे पेश की है। जैसे कि आपके हाँ नेफ्टेक और टैफ्टा और वोकेशनल सेंटर्स के लिए इदारे कायम किए गए हैं और इन वोकेशनल सेंटर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा बजट होता है गवर्नमेंट के पास हर साल में, और वो उन्हीं इलाकों में मैसर किए जाते हैं जहाँ पर तालीम एक हद तक लोग हासिल करते हैं। उसका एक पूरा बाकायदा सर्वे होता है। ऐसे नहीं होता कि आप हर गली कूचे में इसको
کھول دیں تو وہاں پر لوگوں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ آئیں اور آپ ہنر سیکھیں. اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں وہی والی بات جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہر بندے کو ایک نوکری چاہیے, نوکری بھی کیا چاہیے, وائٹ کالر جاب چاہیے. بھئی آپ یقین کیجئے کہ آپ تعلیم ضرور حاصل کریں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی جو H2O ہوتا ہے وہ واٹر ہوتا ہے, یا آپ کو اپنا نام لکھنا آنا ہوتا ہے, یا پھر تو آپ سائن بورڈز پڑھ لیں, یا پھر تو آپ کتاب پڑھ لیں. یو نو اس کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے شعور اور آگاہی کے لیے. پر آپ نے جب اس کو یہ سمجھ لیا کہ یہی آپ کا ذریعہ آمدنی ہوگا تو I'm sorry to say وہ بہت مشکل ہے, کیونکہ پروفیشنلزم میں جانا, اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے. سارا بگاڑ اور ساری جو بات ہے وہ اسی آگاہی اور شعور سے شروع ہوتی ہے, جس میں ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ لوگوں کو انکریج کریں کہ اگر آپ کے پاس ٹیلنٹس ہیں تو ان کو نکھار کر سامنے لے کر آ جائیے. جیسے کہ میں خود کشمیری ہوں تو مجھے یہ پتہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو آپ کی پشمینہ شاتوس, آپ کا جو ووڈن کارونگ کی جو ووڈ کارونگ کی جو فرنیچر ہے اور ڈفرینٹ ڈیکوریشن پیسز ہیں, پھر اس کے بعد پیپر ماشی ہے, قالینیں ہیں, یو نو یہ بہت ایک خوبصورت چیز ہے. اوور دا ٹائم اور کوزین کتنی امیزنگ ہے, تو اس اوور دا ٹائم لوگوں نے جو ہے وہ ان چیزوں کو پیچھے رکھ دیا. مگر آج بھی ہمارے ہاں جو اس سائڈ کا کشمیر ہے اس میں تو یہ چیزیں دیکھنے میں کم آتی ہیں, پر آپ یقین مانیے کہ مقبوضہ کشمیر میں ہمارے جتنے بھی جاننے والے ہیں ان کے بچے چاہے کیا بھی تعلیم حاصل کر رہے ہوں, پر ہر بچے کے پاس ایک ٹیلنٹ جو ہے اس کو سکھانا بڑا ضروری ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ ہم خود بھی جب اسکول میں تھے تو ہمارے گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھی, اینڈ مائی مدر یوز ٹو سینڈ اس ٹو دس ووکیشنل سینٹرز, نا کہ آپ جا کے, حالانکہ کوئی ایسا ضروری نہیں تھی کہ آپ سیکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی شرمانے کی بات ہے, پر جو یہ گبا سازی ہے جو کہ کشمیری بڑے شوق سے کرتے ہیں, یہ الٹی نیڈل ہوتی ہے, ٹیڑھی. تو آج میں لوگوں کو بتاتی تو لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا ہے, کیونکہ یہ شعور کی بات ہے. آپ زندگی میں پڑھ رہے ہوں یا اسکول جا رہے ہوں یا کالج جا رہے ہوں یا کوئی بھی ایم ہو, پر یہ چھوٹے چھوٹے ٹیلنٹس آنا یہ آپ کے اندر آپ کے لیے اپنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, جو اپنی آپ کی انویسٹمنٹ اٹ سٹارٹس فرام, یہ سکلز آپ کو کسی کا محتاج نہیں کرتی ہیں. تو آج بھی وہی بات ہے کہ اگر آپ کو کھانا پکانا آتا ہے آپ بھوکے نہیں مر سکتے کہیں پہ بھی, کیونکہ اگر یہ ایک ٹیلنٹ ہے, یہ ایک ہنر ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کھانا نہیں پکانا آتا, اور یہ کووڈ کے درمیان میں بہت زیادہ سنا تو میں حیران ہو جاتی تھی, بلکہ پریشان ہو جاتی تھی کہ بھئی میرے خیال ہے کہ پہلا جو آپ کا سروائیول جو فیکٹر, ٹھیک ہے قدرت کی طرف سے آپ کو ہوا پانی مل رہا ہے, پر قدرت نے تو آپ کو اپنا ہوا پانی اور یہ چرند پرند دے دیے ہیں, اب آپ نے پکانا ان کو کھانا کیسے, یہ تو انسان کو پتہ ہونا چاہیے. تو یہی بات ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ کھانا پکانا, گبا سازی, یہ قالین بانی اور کارونگ, ووڈ کارونگ, تو یہ ہماری, اور میں نے ملتان کے اندر کچھ چیزیں دیکھی جیسے کہ وہ پوٹری کرتے ہیں, اس کو جو یہ جو مٹی کے سے بناتے ہیں وہ, اور اونٹ کی کھال کے خوبصورت ترین لیمپس وہ آج بھی میرے پاس موجود ہیں, ان کو پینٹ کرتے ہیں. پھر اپنی جو وہ لوکل جو سٹوریز ہیں ان کی, ہیر رانجھا کی, سسی ماہیوال, اور یہ وہ لیلا مجنو, یو نو دس از پینٹڈ آن دیٹ, اور پھر اس کے اوپر خوبصورت اردو کے لکھی ہے. یہ چیز ہے نا کہ آپ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ اپنی سکلز کو بھی سامنے رکھیں, اور دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں. آنیسٹلی وہ جو چیز یہاں پہ بنے گی نا, آپ کا پتہ ہوگا کہ یہ میرا پیپر ماشی سے بنا ہوا ایک چھوٹا سا باکس ہے, یہ میرا ووڈن کا, یہ آپ دنیا میں کہیں پہ چلے جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ او یہ تو ہماری ثقافت ہے, تو وہاں پہ نہیں ہے ہماری ثقافت ہے. بالکل. پروفیسر ڈاکٹر زہرا خان صاحبہ, اس وقت ہم جس نظام تعلیم کی بات کریں, دور حاضر کے تقاضوں کی بات کریں, اس کے پیچھے ہم نے اپنے مذہبی اور جو ثقافتی چیزیں ہیں اس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ہماری کامیابی کی وجہ یہ بھی تو بن سکتی ہے, اور ڈیفینیٹلی یہ وجہ ہے ہماری پہچان ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور آئی تھنک اٹ اسٹارٹس فرام ہوم, جہاں تک میں کہوں گی آر ویلیوز اینڈ آل, جیسے مریم نے بھی بات کی ہیں, تو اسی طرح جو بیسک, اب جیسے فار ایگزامپل اگین آئی تھوڑا سا ریپیٹیشن میں, جیسے اگر آپ فار ایگزامپل سمر ویکیشنز آپ کی چل رہی ہیں, تھرو آؤٹ تو آپ کا ایجوکیشنل کیریئر چل رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے, اب بیچ میں جو بریک آتی ہے اس بریک میں آپ جس طرح اس کو مزید ایک انہانس گروم کر سکتے ہو, آپ ڈفرینٹ کورسز بچے کو کرواؤ, اس کو کوکنگ سکھاؤ, اس کو نیٹنگ سکھاؤ, جو کہ ہمارے گرینڈ پیرنٹس اینڈ آل وہاں سے ہمارے اندر آتی آ رہی ہے. ایون اگر آپ دیکھیں کئی, اب تو خیر میں نے کم دیکھا ہے, جب جس طرح پہلے ہم اگر بات کریں تو ہمارے اسکول کالج یونیورسٹیز میں وہ پریکٹیکل سبجیکٹ ہوا کرتا تھا, بالکل بالکل, اور اس کے ہمیں اچھے خاصے نمبر ملتے تھے, بالکل ایگزیکٹلی آرٹس کے ساتھ یہ لگا ہوتا تھا کہ وی ہیو ٹو ڈو دیٹ. اب یہ چیز پریکٹس پہ بھی نہیں آتی, وہ چیزوں کو بالکل ہی انہوں نے جو نا وہ ختم کر دیا آہستہ آہستہ ود ٹائم. بالکل, تو جب یہ پریکٹس, یہ پریکٹیکل چیزیں نہیں ہوں گی, بالکل امپلیمنٹ ہی نہیں ہوں گی تو پھر فائدہ نہیں. اور پلس فار ایگزامپل اب ایک اور میں آپ کو بتاؤں, جیسے ہم ڈفرینٹ, میں نے اپنے چائلڈہڈ میں دیکھا, وی وینٹ ٹو ڈفرینٹ ریسٹورینٹس, ادھر بھی ہیریٹیج بھی پروموٹ کیا جاتا تھا,
मतलब हम खाते हैं तो साथ में थोड़ी पोट्रीज वगैरह देखो डिस्प्ले, वो देख के आपको शौक होता है कि ओके दिस इज समथिंग वेरी पॉजिटिव फॉर द कंट्री, ये टैलेंट भी है हमारे अंदर। सो फिर वो देख के आपको भी दिल करता है कि वो सीखो और फिर वो आप फरमाइश करो जाके, या वो कोई अपना आइडिया पुट अप करो, तो फिर इसी तरह आपकी ग्रोथ होती। पर अब ये चीज़ें सारी लैक करती हैं। लेकिन क्यों कर गई? आई थिंक हमारी सोसाइटी, थॉट प्रोसेस, ये सब कुछ हमारा चेंज हो चुका है। वी आर नो मोर इन दैट डायरेक्शन। यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन इज ऑल अबाउट मॉडर्निज्म, दैट इज ऑल इट इज अबाउट। आईफोन हाथ में आ गया, वही बात जो डॉक्टर ब्रांडेड कपड़े, एग्जैक्टली डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारी आज के एजुकेशन का सिस्टम क्या है, नंबर लेने हैं, डिग्री हासिल करनी, एक रट्टा सिस्टम। एग्जैक्टली। तो फिर वो बच्चे ने उस तरह सोचना ही नहीं है, सोचेगा। It's just like okay, we have to study, रट्टा मारो, डिग्री लो, and okay, we are done with it. हमने बहुत बड़ा कारनामा कर लिया, now give us a job, ठीक है ना? टीचर को आप रिस्पेक्ट करो या ना करो, वो एक सेपरेट है, आप किस तरह पढ़ रहे हो। ये टीचर रिस्पेक्ट की भी जहाँ तक बात है, हमारे तालीमी इदारे जो हैं वो भी एक बिजनेस बन चुके हैं। बिल्कुल, उनमें वो एजुकेशन नहीं रहा, वो जो सिखाने का जो एक उस्ताद का एक रुतबा मकाम था, बिल्कुल वो नहीं रहा। बिल्कुल, इसकी दो साइड्स है, एक टीचर्स का खुद भी इंटरेस्ट नहीं रहा, और सेकंड इंस्टीट्यूट्स की भी ऐसी पॉलिसीज इस किस्म की हैं कि कॉलर हमारे साथ है, उसकी बात इसी बात को हम इन डिटेल करते हैं। इम्तियाज साहब हमारे साथ हैं जी, कॉलर कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज साहब। वालेकुम अस्सलाम मैडम, बहुत एप्रिसिएशन आपको देता हूँ। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, बहुत अरसे बाद आपने कॉल की, कैसे हैं आप? खैरियत से? बहुत ही हॉट इशू पे और सेंसिटिव इशू पे बात करें। अगर किसी कौम को बर्बाद करना है, तबाह बर्बाद करना है, तो उसका तालीमी निज़ाम को आप मफलूज करते हैं तो कौम तबाह हो जाती है। वो कौमें जो तालीमी निज़ाम और अपना तर्ज़-ए-अमल अच्छा रखती हैं, वो बहुत उरूज पे जाती है। बात तो इसलिए है कि ये बात सच है, मगर बात है रसवाई की। इस कदर ये प्रोफेशनलिज्म इसके अंदर आ गया। अभी देखे मैट्रिक का सेशन मई में खत्म हो गया, मगर बहुत सारे प्राइवेट स्कूल जून जुलाई अगस्त तक की नाजायज फीस प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों से वसूल कर रहे हैं। वो सारे काम जो हम करने से एक महज़िब इंसान, मुल्क, माशरा बन सकते हैं, उसको हमने कारोबार बना लिया। हमें अपने तर्ज़-ए-अमल को बहुत सही करना पड़ेगा। यूरोप, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया की मिसालें आपके सामने मौजूद है कि वो तालीम पर और अपने अच्छे तर्ज़-ए-अमल पर कोई कंप्रोमाइजिंग नहीं करते। बिल्कुल ऐसे कहने को तो मैम काफी कुछ है, मगर आप इस पर रोशनी डाल रही है, बहुत और डालते रहिए। ये बहुत अच्छा काम है, शऊर पैदा होगा इंशाअल्लाह ताला। खुश रहिए, आबाद रहिए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, बहुत शुक्रिया। यकीनन बहुत अच्छी उन्होंने बात की कि किसी भी मुल्क को अगर आपने कामयाब करना है तो उसकी सेहत और जो निज़ाम तालीम है उसको बेहतर किया जाए। और अगर कौमें वही यकीनन बर्बाद होती है जिनकी एजुकेशन सिस्टम जो है वो डिवाइड हो चुका होता है, यकसा नहीं होता, तो यकीनन इसको बेहतर करने की, उस पर गहरे गौर व फिक्र की हमें ज़रूरत है। आगे चल के नाज़रीन अपने मेहमानों से हम सोल्यूशन की जानिब भी आएंगे कि इसका हल क्या हो सकता है, किस तरह से हम इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। लेकिन चूँकि अभी ब्रेक की जानिब बढ़ रहा है, ब्रेक के बाद इस डिस्कशन पे आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सर्च पर में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुश आमदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि हमारा तालीमी निज़ाम और असर हाज़िर के तकाज़े। नाज़रीन, हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को भी मद्देनज़र रखना है, दौर हाज़िर के जो तकाज़े हैं उनको भी मद्देनज़र रखना है, क्योंकि अगर हम आज के दौर में कदीम ज़माने की चीज़ों को साथ लेके चलेंगे तो भी हम तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए आज के इस दौर में रहते हुए, इसके तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। उनके जो प्रॉब्लम उसमें जो हमें दरपेश, डेफिनेटली उन प्रॉब्लम्स के सलूशन निकालने की हमें ज़रूरत है। और इसीलिए हम यहाँ मौजूद हैं, हमारा पैनल यहाँ मौजूद है जिससे हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से इन प्रॉब्लम का सलूशंस निकाला जाए। जी प्रोफेसर डॉक्टर ज़ारा खान साहिबा, आपकी जानिब आते हैं। प्रॉब्लम डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, शऊर की कमी है,
जो हम एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, नंबरों के पीछे दौड़ लगी हुई है हमारी, एक रट्टा सिस्टम हमने लगाया हुआ है दौरे हाजिर के अंदर, वो कहते हैं लकीर के फ़कीर बने हुए, ऐसे ही जिस तरफ एक सोसाइटी जारी होती है हम सारे उसी को फॉलो कर रहे होते हैं, भीड़ चाल में चल रहे होते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और फिर जब एक पे कंपटीशन भी बहुत है आजकल के ज़माने में, इट्स ऑल अबाउट दैट। मतलब अब अगर आप देखें कि प्रेशर भी है, देखा जाए स्टूडेंट्स के ऊपर अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स के ऊपर भी प्रेशर बहुत है, इफ़ वी सी दैट। लेकिन फिर उसके लिए स्टूडेंट पे प्रेशर उनकी फैमिली का कह लें या फिर सोसाइटी का, सोसाइटी स्टडीज़ कंबाइंड, फैमिली प्रेशर्स भी होते हैं आपके ऊपर। सो वो चीज़ें उस तरह स्टूडेंट्स भी एक होता है ना जो कि हो कैंडिडेट इस चीज़ का, जो कि चाह रहा हो कि मैं इन सब चीज़ों को एक स्ट्रीमलाइन करूं, बट that person is also affected because of the different factors that is influencing him. बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर ये चीज़ें, इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना आई थिंक बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ को एक हर पॉइंट को अगर आप इंस्टीट्यूट को देख रहे हैं तो इंस्टीट्यूट की पॉलिसीज़ आप देखें, गवर्नमेंट को पीछे से आ रहा है, फिर उनको कंपैरिजन के हर इंस्टीट्यूट में हम क्या कर रहे हैं, ताकि सब एक पेज पे आएँ, ताकि हम कोई प्रोडक्ट अगर हम लोग कुछ रिजल्ट्स दे रहे हैं तो इट शुड बी प्रोडक्टिव एटलीस्ट, अदरवाइज इसका फ़ायदा नहीं है। मॉनिटरिंग भी करें, प्लस हम एवेलुएशंस भी करके देखें, और प्लस हमने फ्रॉम होम इट शुड बिगैन। अगर आप एट होम स्टार्ट नहीं करेंगे अपनी चीज़ें, वहाँ से भी बड़ी ज़रूरी है, ग्रूमिंग नहीं होगी आपकी। अच्छा, घर से हम जहाँ स्टार्ट करने की बात करें तो हमारे वालिदैन चाहते हैं अगर उसके फैमिली में कोई डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, तो भाई हमारे बेटे ने भी वही करना है, हमारी बेटी ने भी वही करना है। सोसाइटी में अगर इस चीज़ का ज़्यादा स्कोप है कि डॉक्टर है, इंजीनियर, वकील है, इन चीज़ों का ज़्यादा स्कोप है, हमारे बच्चे ने भी भाई यही करना है। ये भी बड़ी, उसके अंदर हो सकता है डिफरेंट सलाहियतें हों। बिल्कुल बिल्कुल। अब दौरे हाजिर के तकाजे ये तो नहीं कहते कि आप बच्चे की जो खुदादाद सलाहियतें हैं, जो तख्लीकी सलाहियतें हैं, आप उनको दबा दें। बिल्कुल, देखिए हम एजुकेशन का मकसद ये कि हमने अपनी सोच को भी आगे बढ़ाना है, ना ही खाली की डिग्रीज लेनी है। तो अगर हमने सोच अपनी वही रखी जो पहले की है, तो फिर तो हमारी इस एजुकेशन का फायदा ही कोई नहीं है, क्योंकि डिग्री होल्डर्स आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, लेकिन कई डिग्री होल्डर्स भी आपके साथ इसी तरह के एक होता है ना, बिहेवियर्स भी वही होंगे, सोचे वही होंगी, तो फिर फायदा क्या उस चीज़ का? सो यू नीड टू इंप्रूव योर थॉट्स एज वेल। सो अच्छे बिजनेसमैन बहुत हम बना पा रहे हैं, अच्छा इंसान नहीं है। ये तालीम का मकसद क्या है? ट्रू, अच्छा इंसान बनाना। और इसमें इंस्टीट्यूट्स का बहुत रोल है, पेरेंट्स का बहुत रोल है, एग्जैक्टली, और टीचर्स का बहुत रोल है, टीचर्स का बहुत रोल है। जी, एक कॉलर हमारे साथ हैं अब्बास साहब अटक से। अस्सलाम वालेकुम जी। अब्बास साहब, आवाज़ आ रही है आपको? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का मैडम, आज आपका फिर मौजू बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा आप आजकल मौजू वहाँ पे आ रहे हैं। मसला ये है एजुकेशन और दौरे हाजिर में। हाँ प्रोफेसर साहब मायना कीजिएगा, आजकल ना वो एजुकेशन रही है और ना ही वो दौरे हाजिर में जो हम तकाजे पूरे कर सकते हैं एजुकेशन के, वो कर रहे हैं। इसमें ये है कि एक मैट्रिक पास टीचर आ जाती है, वो क्या हमें पढ़ा सकती है, वो क्या दौरे हाजिर के हमें तकाजे पूरे करवा सकती है। एक है PhD किया हुआ है जी, वो हर स्कूल में जाए मुख्तलिफ, हर जगह पे मुख्तलिफ मौजू है, हर जगह पे मुख्तलिफ उसके सिलेबस है, हर जगह पे मुख्तलिफ है, एक सिलेबस नहीं है। बजाय हम संवरने के दौरे हाजिर में जो मौजूदा तालीम है वो हमें बिगाड़ की तरफ लेके जा रही है, मियार नहीं है एजुकेशन का। मायना कीजिएगा प्रोफेसर साहब, ये एक हकीकत है, इसको हमें मानना चाहिए। मौजूदा दौर की एजुकेशन में जमीन आसमान का फर्क है। तो इसको हल ठीक करने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी कि हमें फिर वापस पीछे जाना पड़ेगा, और मियारी टीचर, मियारी एजुकेशन, और वो लोग हमें सामने लाने पड़ेंगे जो वाकई एजुकेशन को समझते हों। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बास साहब, यकीनन बहुत अच्छी बात उन्होंने की। हमें म्यारी तालीम की जानिब आना होगा और ऐसे लोगों को सामने लाना होगा, यकीनन जो हमें वही एक क्वालिटी जो एजुकेशन है, जो एक बेहतर म्यारी जो बुनियादी तालीम का जो मकसद है वो हमें बताएं, ताकि इस बिगाड़ से हम जो है वो निकल सके। आगे चल के मज़ीद भी नाज़रीन अपने मेहमानों से डिस्कशन के सिलसिले को बढ़ाएंगे, लेकिन ब्रेक की जानिब बढ़ना है, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि हमारा तालीमी निज़ाम और उससे हाजिर के तकाज़े। जी डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं, आखिरी सेगमेंट है, चंद मिनट्स हमारे पास हैं। सोल्यूशन आपसे लेना चाहेंगे कि इस वक्त हमारा जो निज़ाम तालीम जो एक तकसीम हो चुका है, डिवाइड हो चुका है, जो कि गरीब के लिए, अमीर के लिए, लोअर के लिए कुछ डिफरेंट जो है वो एजुकेशन सिस्टम है, तो इसको इक्वल हम किस तरह करें? जब तक यकसा निज़ाम तालीम नहीं होगा, हम जितना भी दौरे हाजिर के तकाज़ों पे चलने की कोशिश करें, इनको पूरा करने की कोशिश करें, हम कामयाब नहीं हो सकते। सोल्यूशंस दें हमारे नाज़रीन को। महविश, बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने यकसा निसाब तालीम का जिक्र किया, ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन मौजूद है। और मैं यहाँ पे मारिया साहबा बैठी हैं, पीपल्स पार्टी की हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करना चाहूँगा कि मिसाके तालीम करके तालीम की ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं जिसमें तमाम पार्टीज अपना कंसेंट दें और तमाम पार्टीज फिर अगले 15 साल के लिए कायम रहें कि हम इन्हीं पॉलिसीज को राइज रखेंगे। होता यह है कि पार्टीज चेंज होती हैं, गवर्नमेंट चेंज होती हैं, तो पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे निज़ाम तालीम पे बहुत असर पड़ता है। दूसरा, मैं यहाँ पे एक और गुजारिश करूंगा मधुबाना सी, देखिए जैसे एजुकेशन का सेहत कार्ड अनाउंस किया गया इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की तरफ से, वो एक अच्छा इकदाम था। मैंने इसी मौजू के ऊपर गुजारिश पहले भी बहुत दफ़ा की कि एजुकेशन कार्ड अगर दे दिया जाए बच्चों को या उनके वालिदैन को, और उसमें एक मुनासिब सी फीस स्ट्रक्चर उसके अंदर मौजूद हो, और वालिदैन उस फीस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए अपने बच्चों की तालीम जिस भी स्कूल से चाहें करवा सकें, तो इससे बहुत बेहतरी आएगी एजुकेशन में। देखें, हमारे यहाँ पे जो 90% लोग हैं वो वाइट कॉलर लोग हैं, वो लोग हैं जो सैलरी पेशा लोग हैं, जो तनख्वाहदार लोग हैं, और उनकी तनख्वाह अमूमी तौर पे 1 लाख से नीचे है, कम है। और ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्टेड भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनका एम होता है हमारे बच्चे कुछ बन जाएं, कुछ पढ़ लें, कुछ अपना रोजगार का मौका बना लें। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त सोल्यूशन आपने दिया। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर रज़ा रहमान साहब, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। जी मारिया साहब, आखिरी चंद सेकंड का आपका मैसेज हमारे। थैंक यू वेरी मच। वैसे मैं डॉक्टर साहब को ये भी बताना चाहूँगी फॉर हिज काइंड इन्फॉर्मेशन कि बहुत सालों से गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने पिछले तकरीबन अब 10-12 सालों से जो है वो एलिमेंट्री तक, पहले प्राइमरी तक था, फिर मिडिल तक था, अब एलिमेंट्री तक जो है वो एजुकेशन फ्री कर दी हुई है फॉर द गवर्नमेंट। एंड पंजाब में भी ऐसा ही है, पहले प्राइमरी था, अब मिडिल है, और मेरे ख्याल से अब इससे हाई स्कूल तक जो है वो एजुकेशन फ्री है। तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा ज़रूरी ये है इस वक्त हम फोकस ये करें कि एक तो पॉलिसीज़ इतनी अच्छी बनाई जाएं कि हर बंदे को आसानी हो कि अब उसके बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट मजरू ना हो, और जब वो स्कूल जाए तालीम तो मुफ्त है, पर उसके साथ साथ जो है वो किताबों का सिलसिला, साथ में ये यूनिफॉर्म का सिलसिला, और साथ में इंकरेज किया जाए पेरेंट्स को, जैसे कि अपनी बच्चियों की तालीम के ऊपर, मकसद जो है वो बच्चियों की तालीम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ज़ारा खान, आपका मैसेज। बहुत अच्छी बात की है मारिया साहब ने, और डॉक्टर साहब ने भी। दोनों के कंबाइंड सॉल्यूशंस आर एक्सीलेंट। प्लस ये कि इन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, अगर वो एक्शन में आ जाएं तो आई थिंक वी कैन गो टू एक सुपर सक्सेस साइट। बहुत शुक्रिया। दैट्स ऑल अबाउट। बिल्कुल मारिया साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ारा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। यकीनन नाज़रीन, इसमें हमारे पॉलिसी मेकर्स का भी बहुत अहम किरदार, अहम रोल है कि हम उन सिलेबस को लेकर आएँ जिसकी डेफिनेटली हमें ज़रूरत है। हम 20 साल पुराना सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं, रट्टे लगवाए जा रहे हैं, नंबर, एक डिग्री, एक मार्क्स के चक्कर में हम पढ़े हुए, जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हमें अमलन प्रैक्टिकल जो है वो उन चीज़ों की तरफ आना चाहिए, रिसर्च की तरफ, तहकीक की तरफ अपने जो नई नस्ल है उसको लेकर आना चाहिए, ताकि उसके अंदर एक एतमाद पैदा हो, चीज़ों को जानने की वो कोशिश करें, अपने अंदर उनकी खुदादाद सलाहियतें क्या हैं उनको वो सामने लाने की, उजागर करने की कोशिश करें, ताकि इस निज़ाम तालीम की जो हम बात करें, जो एजुकेशन वो हासिल करें, उससे उनको कुछ फ़ायदा हो सके, अपनी ज़िंदगी संवार सके, अपने मुआशरे के जो हालात उसको बेहतर कर सके, अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में अपने अहम रोल प्ले कर सके। तो उसी तालीम का, उसी एजुकेशन का हमें फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ इन डिग्रियों का, इस A+ ग्रेड्स का हमें हमारे मुल्क को डेफिनेटली कोई फ़ायदा नहीं है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते एक और अहम मौजू के साथ। अपना प्यारे का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।